नमस्कार दोस्तों। आज आपका स्वागत है हमारे नए एपिसोड नई सोच नई दुनिया में। इस पॉडकास्ट चैनल के माध्यम से हम आपको मिलवाते हैं उन कद्दावर लोगों से जो संघर्ष आत्मविश्वास के दम पर इस दुनिया को अपनी सोच के आधार पर बदलने का मादा रखते हैं। और इसी कड़ी में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं हमारे स्थानीय कद्दावर नेता श्री शैलेंद्र पांडे जी से। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। शैलेंद्र पांडे जी बिहार के साकला बाज़ार से आते हैं और बहुत लंबे समय पहले 1993 में इन्होंने दिल्ली में शिक्षा को अर्जित करने के लिए दिल्ली में पदार्पण किया था और ये चाहते थे कि यहाँ पर ये अच्छी एजुकेशन प्राप्त करके अपने भविष्य को नई ऊंचाइयों तक लेके जाएं। इन्होंने बिहार से आने के बाद MBA किया, MA पॉलिटिकल साइंस में किया, LLB किया और उसके बाद PhD की। तो दोस्तों, जो PhD शैलेंद्र पांडे जी ने की है उसका सब्जेक्ट था भारतीय राजनीति में राजनीतिक पार्टियों की भूमिका। तो आज हमारे सामने शैलेंद्र पांडे जी आए हुए हैं। हम उनसे विस्तार से बातचीत करेंगे उनके निजी जीवन के बारे में, उनके राजनीतिक जीवन के बारे में, उनके संघर्षों के बारे में। तो शैलेंद्र जी, आप मुझे बताइए कि जब आप बिहार से जब चले दिल्ली के लिए तो आपकी क्या सोच थी चलने के आपकी? मैं दिल्ली जा रहा हूँ और मुझे अपना भविष्य बनाना है शिक्षा के माध्यम से, या फिर आप उसको बिज़नेस के माध्यम एक देखते थे कि मैं वहाँ जाके कोई व्यापार या कोई नौकरी करूँगा, या फिर एक रहने का कोई ठिकाना ढूंढने का आप प्रयास कर रहे थे? जब आप चले थे तो आपकी सोच क्या थी जब आप बिहार से दिल्ली के लिए रवाना हुए? देखिए, इसमें जब मैं 12वीं पास करके दिल्ली के लिए रवाना हुआ तो केवल एक ही उद्देश्य था, शिक्षा ग्रहण करना। और वो भी मैं इंजीनियरिंग करने आया था दिल्ली में, और कोई दूसरा विषय नहीं था, केवल विषय था पढ़ाई का कि एजुकेशन प्राप्त करेंगे और इसके बाद भविष्य का निर्माण करेंगे। बहुत सुंदर। तो शैलेंद्र जी, आपने जब आप आए तो रहने का ठिकाना आपका कहाँ बनाया आपने? बहुत ही चैलेंजिंग जॉब था दिल्ली में आना, क्योंकि मेरा कोई भी जान पहचान पर यहाँ नहीं था। केवल गांव का एक लड़का था मुसलमान का, वही लड़का यहाँ रहता था, और उसी के गोविंदपुरी निवास पर मैं पहली रात बिताया। और दूसरे दिन ही हमने कहा कि मुझे कोई ऐसा क्वार्टर दिला दो जिससे मैं यहाँ पर रह सकूँ। इसके बाद पहाड़गंज में, रामपुर पहाड़गंज में एक जगह है, वहाँ पर मैं रहना स्टार्ट किया किराए के मकान पे। और इसके बाद हमारा शिक्षा का संघर्ष जारी रहा। तो पांडे जी, जब बिहार के रोहतास जिले के सांकला बाज़ार से आते हैं आप, अपने गांव की बचपन की यादें, वहाँ के संस्कारों के बारे में हमें कुछ बताइए आप। देखिए, गांव का जो बचपन है वो बहुत अच्छा बीता, और 10वीं क्लास तक मैं गांव में था। इसके बाद 10वीं के बाद बिहार में इंटरमीडिएट हो जाता है, यहाँ पर 10+2 बोलते हैं। तो मैं 10वीं तक तो गांव में रहा, 10th क्लास तक। 10th क्लास तक बहुत तरह के खेल थे जो बचपन में हम लोगों ने खेला। जैसे मोस्टली गिल्ली डंडा तो सब लोग खेलते ही हैं। एक था कि छुप छुपाने वाला, जिसको मुदौल बोलते थे भोजपुरी भाषा में। हम लोग जैसे ये धान का ये होता है, गठरी होती थी, वो काफ़ी हर घरों मतलब हर इसमें खलिहान में बहुत अधिक मात्रा में होता था। तो हम लोग उसमें जाकर छुप जाते थे और लोग ढूंढते थे जो हमारे एज के बच्चे थे। इसके अलावा हम लोग फिजिकल फिटनेस के लिए जैसे दौड़ लगाना, इसके बाद में छोटे छोटे खेल जैसे सुर नाम का एक खेल होता था, आँख बांध देते थे और इसके बाद वो करते थे। तो इस तरह से बहुत सारे जो गांव के जो खेल था उसमें हम लोग खेलते थे और पढ़ाई करते थे। तो बचपन में किन कठिनाइयों या चुनौतियों ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया? देखिए, बचपन में कोई ऐसा चुनौती था नहीं, बस एक ही था कि हमें डॉक्टर बनना है। हम बायोलॉजी पर ज़्यादा ध्यान देते थे, लेकिन ऐसा हुआ कि डॉक्टर न बनकर मैं इंजीनियरिंग फील्ड में आ गया। क्योंकि बाद में जब 11th में जैसे ISC फर्स्ट ईयर में आया तो हमारा मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी था और मैथ हमारा एडिशनल हुआ करता था। जब 12वीं में हमने मैथ और बायोलॉजी दोनों से इंटर पास किया, इसके बाद रांची जो आज झारखंड की राजधानी है, पहले बिहार में ही हुआ करता था। इसके बाद मेरे घर वाले ने तय किया कि बेटा आप दिल्ली जाओ, बम्बे जाओ या बेंगलोर जाओ, कहीं भी देश के जो अच्छे जगह पर जहाँ पर पढ़ाई होती है वहाँ आप चूज करो और वहाँ पढ़ाई करो। घर वाले ने इजाज़त दिया। तो उस पीरियड में मैं 27 जुलाई 1993 को मैं दिल्ली पहली बार आया था। बहुत सुंदर। और अपना एक ही मूल उद्देश्य था कि शिक्षा, क्योंकि हमारे जो चाचा हैं, हमारी कंबाइंड फैमिली आज भी है, तो BSF में चाचा जॉब करते थे
और घर वाले ने तय किया था कि एक चाचा की जो सैलरी होती थी ना उस समय, वो सारा पैसा चाचा मनी ऑर्डर के रूप में मुझे भेजा करते थे। और पूरा उन्होंने, जब तक हमने पढ़ाई किया 93 से 98 तक हमारा पढ़ाई का दौर चला, पहला चरण का। इसके बाद उस पीरियड में जितना भी हमने काम किया, पढ़ाई लिखाई से ही रिलेटेड किया, कोई काम करने का नियत ही नहीं था। और ना घर वाले ने कहा कि आपको नौकरी करना है। हायर एजुकेशन के लिए मैं दिल्ली आया था और हमने इंजीनियरिंग से स्टार्ट किया था। बहुत सुंदर। तो पहला जो बिहार से दिल्ली आप आए, आके रहने लगे, तो पहला संघर्ष क्या था आपका? पहला संघर्ष तो था कि खाना कैसे बनेगा। बहुत सुंदर। खाना बनाने आता नहीं सभी था। बैचलर का यही एक हाँ, सबसे खाना ज़्यादा बड़ी बनाने आता परेशानी नहीं है। था। जी। अकेले में रहता था। मेरे एक साथी आया था रांची से, वो केवल रात में रुका और सुबह छोड़कर मुझे चला गया। बोला कि मेरे बस का नहीं है दिल्ली रहना, क्योंकि कठिन तपस्या एक तरह से कहा जाए। इस संघर्ष था, कोई जान पहचान नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो पतली गलियां, जैसे जो मिल गया उसे साफ समझवा रहते थे। अब खाना बनाने आता नहीं था तो होटल से कितने दिन आप खाना खाइएगा? कोई मेस की सुविधा भी ऐसा नहीं था। जी। श्याम विहार, और वो भी श्याम विहार के साथ में लगता हुआ कुतुब विहार, और नजफगढ़ का एरिया लगता है शायद ये द्वारका के पास ही। तो कुतुब विहार में बसने का निर्णय आपने किन परिस्थितियों में लिया? देखिए, 1998 में हमने कंप्यूटर हार्डवेयर का जो बीच में कोर्स किया था, उससे रिलेटेड हमने कंप्यूटर का MSIT नाम इंस्टीट्यूट खोला। इंस्टीट्यूट जहाँ पर मैंने खोला था वो विकाजी कामा प्लेस के पीछे एक मोहम्मदपुर गांव है उसमें। तो वहाँ पर सुखबीर टोकस का वहाँ पर मकान था, और उन्हीं का मकान अमराही गांव में भी उनका लोग आकर बसे थे, लेकिन वहाँ भी वहाँ था। तो मैं इनके एक किसी कार्यक्रम में आया था, लगन टिका में। तो अचानक जब मैं आया पालम, तो लगा कि ये भी दिल्ली है क्या। उजड़ा चमन था, बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ था। द्वारका में इतने बड़े बड़े पत्थर होते थे मेन रोड पर। द्वारका बस ही रहता, शुरुआती दौर था। जब अमराही गांव आया तो मुझे लगा कि यार ये देहात जैसा जगह है, मैं एक देहाती आदमी हूँ, तो मुझे ऐसा जगह तो अच्छा लगेगा। तो हमने कहा कि भाई कोई प्लॉट है तो दे दो। तो उन्होंने मुझे कुतुब विहार लेकर आए, और इसके बाद हमने प्लॉट लिया। मुझे अच्छा लगा इसलिए कि दिन में हम रह देंगे सारी क्षेत्र में, भिखाजी कामा प्ले जैसे जगहों पर, साउथ दिल्ली में, और रात्रि में गांव में अपने आ जाता था। कुतुब विहार गांव जैसा ही था। कभी दीनपुर से पैदल कुतुब विहार जाना पड़ता था, साधन नहीं हुआ करता था, तो गोयला गांव क्रॉस करके जाते थे। तो लगता था कि मैं अपने गांव में आ गया। तो रात की जिंदगी गांव में और दिन की जिंदगी शहर में बिताते थे। दोनों चीज़ों का लुत्फ आपने शहर में आके भी उठा लिया, इसका मतलब? बिल्कुल। यहाँ पर लाइट भी नहीं होता था, लैंप जला कर रहते थे। आपकी जो शैक्षिक यात्रा जो है, शैक्षिक यात्रा, वो बहुत ही प्रेरणादायक है लोगों के लिए। पहले आपने MBA किया, फिर MA पॉलिटिकल साइंस में किया, फिर LLB की, और उसके बाद PhD, और लगातार आप पढ़ाई करते रहे। और अभी 2019 में ही आपकी PhD आपने प्रारंभ की, और 2022 के आसपास आपने समाप्ति भी कर दी। तो ये पढ़ाई के प्रति जो आपका जुड़ाव था, निरंतर जुड़ाव, ये कैसे इसको जारी रखा आपने? देखिए, पढ़ने का शौक आज भी है। आज भी मैं कुछ ना कुछ पढ़ता हूँ। ये तो शैक्षणिक की बात कर रहे हैं, मैं धार्मिक ग्रंथ आज भी अध्ययन करता हूँ। हमने चारों वेद पढ़ा, 18 पुराण में 4 पुराण अब तक मैं पढ़ चुका हूँ। बहुत बढ़िया। अभी पुराण मैं सुबह सुबह पूजा करने से पहले 15 मिनट 20 मिनट रोज मैं स्टडी करता हूँ अपने धार्मिक ग्रंथों का, और उसमें बहुत सारे शिक्षा, रामायण हमने पढ़ा, श्रीमद् भगवत गीता हमने पढ़ा, चारों वेद पढ़ा, अभी पद्म पुराण पढ़ा, ब्रह्म पुराण पढ़ा, ठीक है, महाशिव पुराण अभी चल रहा है हमारा। तो हमारा पढ़ने के प्रति एक रुचि है, एक लगाव है। मैं PhD कर भी रहा हूँ, लोगों को कराने में हेल्प भी कर रहा हूँ, उनके थेसिस की राइटिंग करना, उनको समझना, सारा चीज़ काम हम करते हैं। तो आज भी हम निरंतर, हमारा जीवन पूरा स्टडी में ही बीतेगा, कुछ ना कुछ हम पढ़ाई में विशेष ध्यान रखते हैं। और यही कारण रहा कि हमने 15 से 18 बैच मेरा LLB का था। LLB 19 में क्लियर हुआ क्योंकि यूनिवर्सिटी लेट थी। हाँ, मैं अभी आपसे ये प्रश्न पूछने वाला था कि LLB पढ़ाई के पीछे आपकी क्या सोच थी, जो अभी आपने 2019 में कंप्लीट की, उसके पीछे क्या सोच थी आपकी? 2015 में हमारे दादाजी का डेथ हो गया था, तो मैं गांव गया था। इसके बाद मैंने सोचा कि स्टडी तो करना चाहिए। तो मेरा गृह क्षेत्र है सकला बाजार, जो आरा डिस्ट्रिक्ट लगता है। आरा का नाम सुने जी, होंगे। जी, जी, बहुत तो फेमस मगध, वहाँ पर मगध विश्वविद्यालय होता था उस समय। मगध विश्वविद्यालय के बाद में वीरकुंवर सिंह विश्वविद्यालय बना, जिसमें जब 2015 में पढ़ाई स्टार्ट किया तो उस समय वीरकुंवर सिंह विश्वविद्यालय हो गया था। तो 15-18 सेशन मेरा LLB का रहा। LLB का हमने वहाँ से किया, इसलिए किया कि हर व्यक्ति को देश का कानून को पता होना चाहिए। आज मैं ये समझता हूँ कि प्रत्येक नागरिक को अगर देश का कानून के बारे में पढ़ा दिया जाए तो सबसे बड़ी चीज़ होगी कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहेगा। उसको मालूम होगा कि इस कानून में अगर ये गलती करेंगे तो इसकी सज़ा क्या होगा, और अपना कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, भारत का संविधान क्या है,
हम कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के बारे में भी हमें समझना चाहिए कि हमारा क्या क्या अधिकार आता है। तो इससे बहुत फ़ायदे होते हैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि हर व्यक्ति को लॉ का कुछ ना कुछ पढ़ना चाहिए, चाहे मोटर व्हीकल एक्ट पढ़ना हो, चाहे आपका ये क्या नाम है हिंदू लॉ पढ़ना हो, मुस्लिम लॉ क्या है, हिंदू लॉ क्या है, ठीक है। इस तरह से जितने भी लॉज है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ क्या है, सीआरपीसी पहले होती थी, आईपीसी होता था, तो आईपीसी सीआरपीसी क्या है, कौन सा धारा किस पर लागू होता है, ये सब कुछ हर इंसान को पता रहेगा। तो पहला तो व्यक्ति क्राइम नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको मालूम होता है कि ये करेंगे तो इसकी सजा ये है। तो लॉ करने का मकसद यही था कि हम एक समाज में जो न्याय मिल सके लोगों को। बहुत सारे पैसे लोग खर्च करते हैं लेकिन न्याय नहीं मिल पाता, तो मैं उन गरीब लोगों के लिए जिनके पास में फीस देने के भी पैसे नहीं है, उनके केस लड़ने का भी हमने प्रावधान सोचा कि अगर मैं लॉ कर लेता हूँ तो उन गरीबों का भी हम न्याय दिलाने में कामयाब रहेंगे। बहुत सुंदर। आपने पॉलिटिकल साइंस में एमए करने के बाद पीएचडी में एक विषय चुना कि भारतीय राजनीति में राजनीतिक दलों की भूमिका। तो ये सब्जेक्ट चुनने का आपका क्या विशेष कारण था? ये विषय आपने किस कारण से चुना? देखिए, पहले तो हमारा सब्जेक्ट कुछ और था, लेकिन इसको हमने बाद में चुना कि एक पार्टी पर हम रिसर्च क्यों करें। पहले मन में आया कि आम आदमी पार्टी पर रिसर्च करें कि आम आदमी पार्टी की क्या भूमिका होगी, आम आदमी पार्टी कैसे राजनीति को चेंज किया। फिर बाद में ध्यान आया कि एक पार्टी विशेष पे बंद कर रह जाएंगे, लोग कहेंगे कि पता नहीं फॉलोअर हो सकता है आम आदमी पार्टी का, इसलिए रिसर्च किया। तो उसको हमने टॉपिक को चेंज किया और हमने फिर रखा भारतीय राजनीति में राजनीतिक पार्टियों की भूमिका। उसमें क्या हुआ कि देश की तमाम पार्टियां, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी हो, क्षेत्रीय पार्टी हो, रजिस्टर्ड पार्टी हो, सभी पार्टियों का विश्लेषण कर सकें, इसलिए हमने इस टॉपिक को चूज़ किया। और हमारा पॉलिटिक्स में बड़ा लगाव है, इसलिए हमने एमबीए करने के बावजूद भी, एमबीए एचआर के बावजूद भी, लॉ करने के बावजूद भी हमने सोचा कि एमबीए में अगर हम करते हैं ये पीएचडी तो हमें एमबीए मैनेजमेंट में करना पड़ेगा, लेकिन मेरा उद्देश्य था कि राजनीति के क्षेत्र में हमें पीएचडी करना था। इसलिए हमने एमए किया पॉलिटिकल साइंस में और इसके बाद हमने एमबीए चालू किया 2022 में। इस शोध के आधार पर आप हमारे भारतीय राजनीति में किस आवश्यक व्यवस्था को बदलने का आपको लगता है कि इसको बदलना बहुत ज़रूरी है? किस व्यवस्था को बदलने, मतलब इस शोध के आधार पर आप मानते हैं कि वो हमने ज़रूरी है? शोध, इसलिए शोध का मुख्य बिंदु था कि भारतीय राजनीति 1989 की, मतलब 90 के दशक में मान लीजिए 1989 में पहला वीपी सिंह जी की सरकार बनी थी, तो उसमें बहुत सारे क्षेत्रीय दल मिलकर गठबंधन की सरकार की शुरुआत हुआ था, जो आज तक गठबंधन धर्म चल रहा है। 89 से लेकर टिल 2024 तक, अब तक एनडीए, यूपीए, ये जितने भी फ्रंट बना, ये सब गठबंधन की सरकार बनाने का हुआ। चाहे मेजोरिटी पूरी 2014 में भारतीय जनता पार्टी को मिला, लेकिन फिर भी गठबंधन रहा, एनडीए का नाम रहा। यूपीए बना, जो अभी इस साल 2024 के चुनाव में यूपीए का नाम चेंज करके इन्होंने कुछ और दे दिया था, जो आपको पता ही है। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या किया कि जो गठबंधन की राजनीति है, गठबंधन की राजनीति की 89 से लेकर 2024 तक क्या नफ़ा हुआ, क्या नुकसान हुआ, हमारे इस रिसर्च में समाहित है कि किस प्रकार की छोटी छोटी पार्टियों से देश का निर्माण हुआ। क्योंकि पूर्ण बहुमत जब नहीं मिलता है तो गठबंधन का सरकार बनता है। अगर छोटी छोटी पार्टियां नहीं होती तो फिर हमारे देश का सरकार दोबारा चुनाव कराना पड़ता, गठबंधन नहीं होता। और इसका नुकसान भी है कि छोटी छोटी पार्टियां सौदेबाजी करके जो मेन पार्टी से अपना वर्चस्व को स्थापित करने के लिए वो सौदेबाजी करती है, उससे देश का नुकसान है। तो इस पर विशेष रूप से हमारे इस रिसर्च में रखा गया कि किस प्रकार से नफ़ा है और किस प्रकार से नुकसान है। बहुत सारे राज्यों में आपकी ये गठबंधन की सरकारें चल रही है। जैसे ताज़ा एग्जाम्पल लीजिए बिहार का, अभी चुनाव है बिहार में नीतीश कुमार जी की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है। इसके पहले नीतीश कुमार ने गठबंधन किया था राष्ट्रीय जनता दल से, राजद से किया था, उसमें और सारी पार्टियां समाहित थी। तो क्या होता है, सरकारें गिर जाती है क्योंकि आपसी जो क्लेश पैदा होता है, क्योंकि आपस में राजनीति में सबकी प्रतिद्वंदता होती है कि हमें ज़्यादा हक मिले, चाहे वो सीटों की लड़ाई हो, चाहे मंत्रिपरिषद की लड़ाई हो, मुख्यमंत्री बनाने की लड़ाई हो, ये राज्य स्तर पर जो बता रहे हैं। तो राज्य स्तर पर बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती है जिससे क्या होता है कि छोटी पार्टियों को पनपने से नुकसान भी है, क्योंकि तुरंत सरकार भी गिर जाता है। जैसे अटल जी की सरकार गिर गई थी, उस समय आपको पता होगा, जब अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे, एक वोट से सरकार गिर गई थी। तो क्या रहा, सौदेबाजी का खेल था। तो नफ़ा है और नुकसान है। तो हमारा रिसर्च का पॉइंट ये है कि 1989 से टिल 2024 तक लोकसभा और विधानसभा में जितने भी चुनाव हुए
उन सब चुनावों को देखते हुए इन पार्टियों का क्या इनसे फायदा है और क्या नुकसान है, इस पर विशेष फोकस रहा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मुझे आप ये बताइए कि आपका पहला कंप्यूटर इंस्टीट्यूट आपने प्रारंभ किया था, MSIT, तो उसको खोलने का आपके मन में क्या विचार आया और उसको खोलने में फिर किन चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा? देखिए, इसमें दो प्रश्न आपने पूछा। चुनौतियां ये थी कि फंड की ज़रूरत थी। अगर कोई इंस्टीट्यूट खोलते हैं तो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में पैसे की ज़रूरत होता है। हमने नौकरी कोई किया नहीं, थोड़ा बड़ा एक डेढ़ महीना हमने केवल ऑप्टर्न में सेंटर मैनेजर रहा। इसके बाद हमने अपना तुरंत ऑफिस इसलिए खोला कि हम उन बच्चों को जो हम पढ़ा रहे थे, 12-12 घंटा हम पढ़ाते थे, कंप्यूटर की क्लासेस लेते थे हार्डवेयर का, उसमें रिपेयरिंग से लेकर मेंटेनेंस तक, कंप्यूटर की माइक्रो मैनेजमेंट तक हम पढ़ाते थे और हमें एक एक सर्किट के बारे में पढ़ाना होता था। तो जब मैं पढ़ाता था तो मुझे गर्व महसूस होता था। जब बीटेक किया स्टूडेंट मेरा स्टूडेंट बनता था तो मैं यही सोचता था कि जो कॉलेज हैं उन कॉलेज में केवल थ्योरेटिकल पढ़ाई हो रही है, प्रैक्टिकल की कमी है। अगर कोई बीटेक कंप्यूटर साइंस है या बीटेक मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक में किया हुआ है और उसको प्रैक्टिकल जीरो नॉलेज है, थ्योरी तो होता था उनके पास में, लेकिन कहें कि सर्किट देखो, इसमें देखो रेसिस्टेंस कहाँ लिखा है, कैपेसिटर कहाँ पर है, डायोड कहाँ है, तो आईसी कहाँ है, आईसी की कौन सा आईसी लगी हुई है, ठीक है, तो थर्मिस्टर कहाँ है, तो ये तमाम जो चीज़ें था उसकी उसको नॉलेज नहीं होता था। तो मेरे मन में ये विचार आया कि कंप्यूटर, जब हम कंप्यूटर को नॉलेज रखते हैं उनकी मेंटेनेंस का, असेंबलिंग करने का, मेंटेनेंस करने का, तो हम क्यों नहीं एक इंस्टीट्यूट खोलकर हम बच्चों को काफ़ी अधिक उसको प्रभावशाली बनाएं और उनको समझ में आए प्रैक्टिकल, जिससे उनको रोजगार मिल सके। एक तो ये था। चुनौती ये था कि मेरे पास पैसे नहीं थे। हमने जैसे तैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, पहले पार्टनरशिप किया, पार्टनरशिप के बाद में एक पार्टनर की जॉब हो गई, गवर्नमेंट जॉब, तो उसने छोड़कर चला गया। फिर हमारे पास कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ। फिर धीरे धीरे करके संघर्ष करने के बाद 12 घंटा मैं स्वयं क्लास लेता था, हर 2 घंटे का एक बैच होता था और उनको एक एक चीज़ हमें पढ़ाना पड़ता था। तो ये संघर्ष का दौर था। बहुत सुंदर। आपका बहुत लंबा राजनीतिक सफ़र भी रहा है, तो अब हम थोड़ा सा उसके विषय में चर्चा करेंगे आपसे कि प्रारंभ में आपने बीजेपी को ज्वाइन करने का निर्णय लिया शुरुआती दौर में, तो वो किसकी प्रेरणा से लिया आपने? देखिए, बहुत ही दिलचस्प आपने क्वेश्चन किया है। सन 2002 में हमने कुतुब विहार में, क्योंकि मैं कंप्यूटर पढ़ाता था तो मेरे पास फुर्सत नहीं होता था, तो 2002 में एक समिति का निर्माण हुआ, पूर्वांचल समिति कुतुब विहार। स्थानीय लोग आकर बोले कि आप इसका अध्यक्ष बन जाइए। हमने कहा मेरे पास टाइम ही नहीं होता सामाजिक काम करने के लिए। फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, आप ही के देख रेख में होगा। तो इसके बाद हमने 2002 में पूर्वांचल समिति का अध्यक्ष बना और पहला छठ पूजा किया था। उस समय हमने आमंत्रित किया था, उस समय के काउंसलर हुआ करते थे श्रीमान राजेश गहलोत जी, जो आज इस दुनिया में नहीं है। स्वर्गीय राजेश गहलोत जी को हमने बुलाया था अपने छठ पूजा में। छठ पूजा को देखने के बाद उन्होंने कहा कि आप पार्टी ज्वाइन करो। हमने कहा सर मैं पार्टी वार्टी ज्वाइन नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे पास तो 12 घंटा मैं क्लास लेता हूँ, पढ़ाता हूँ। आप कहोगे टाइम दो, मैं टाइम तो दे नहीं पाऊँगा। उन्होंने कहा नहीं, आप ज्वाइन करो। उस समय अनाधिकृत कॉलोनी का प्रकोष्ठ का वो महामंत्री हुआ करते थे दिल्ली प्रदेश में, जब मदन लाल खुराना जी प्रदेश का अध्यक्ष हुआ करते थे। तो उनकी प्रेरणा से ही हमने भारतीय जनता पार्टी में जिला उपाध्यक्ष अनाधिकृत कॉलोनी के रूप में हमारी सदस्यता ग्रहण हुआ और हमें वो पद मिला नजफगढ़ जिला का अनाधिकृत कॉलोनी पर, क्योंकि अनाधिकृत कॉलोनी में रहता था। तो उन्होंने ये प्रकोष्ठ का मुझे जिम्मेवारी दिया था उपाध्यक्ष के रूप में। आपको पार्षद का टिकट मिला, चुनाव हारने के बाद का अनुभव आपका कैसा था और उसने आपको मजबूत कैसे बनाया? देखिए, 2007 में मुझे भारतीय जनता पार्टी ने नगली सक्रावती वार्ड से निगम पार्षद का टिकट दिया। मैं चुनाव फाइट किया, लेकिन विडंबना रहा कि कुछ लोग जो हमारे पार्टी के ही थे, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, जिन्होंने अपोजिट डायरेक्शन में काम करके मुझे पूरा हराने का काम किया कि ये लड़का अगर जीत जाएगा तो हमारा राजनीतिक कैरियर खराब हो जाएगा। क्योंकि मैं काम पर विश्वास करता हूँ, कर्म पर विश्वास करता हूँ, मेहनत में कमी नहीं रहता है। तो मैं उस समय जिला अध्यक्ष हुआ करता था नजफगढ़ जिला का, पूर्वांचल प्रकोष्ठ उस समय होता था, अब मोर्चा हो गया है। पूर्वांचल प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष के नाते हमने अच्छा काम किया था, मतलब बेहतरीन प्रदर्शन किया था, जिसमें डॉक्टर हर्षवर्धन जी हमें उस कार्य से प्रभावित होकर हमें टिकट दिया। तो कुछ स्थानीय नेताओं का जलन पैदा हो गया कि अगर ये कम उम्र में, 29 साल उस समय एज था, 28-29 साल के मुझे टिकट मिला था, तो लोगों ने मुझे घेर लिया और घेरने के बाद में मैं चुनाव हार गया।
उस समय के तत्कालीन जो भी हमारे नेता थे उन्होंने हराने का काम किया और इसके बाद में चुनाव हार गया। हारने के बाद बहुत दुख हुआ। मैं सोचने लगा कि इतना मेहनत मैं क्यों करता हूँ कि लोगों को जलन भावना हो जाता है। लेकिन कुछ देर तक हम सोचते रहे कोई बात नहीं, हम कर्म करते रहेंगे, जिसको जलना है वो जले, हमें तो कर्म पर विश्वास है। और हमने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया। इसके बाद 2007 में मुझे मेरी पदोन्नति करके प्रदेश महामंत्री पूर्वांचल मोर्चा का दिल्ली प्रदेश का महामंत्री मुझे बना दिया गया। बहुत सुंदर। बीजेपी से आपने कुछ दिन के बाद किनारा किया, फिर आप गए आम आदमी पार्टी में। आम आदमी पार्टी में भी आप कुछ दिन रहे, उसके बाद आप नेशनल यूथ पार्टी में गए। उसके बाद आपका वहाँ भी मन थोड़ा विचलित हुआ। उसके कुछ समय के बाद आप किसी पार्टी को आपने ज्वाइन नहीं किया और फिर बाद में आप फिर से बीजेपी में आ गए। तो दूसरी पार्टियों में क्या आपको असहज भाव लगे कि भाई उससे बेहतर तो अपना पहली पार्टी थी, राष्ट्रीय पार्टी थी, और जब उन पार्टियों में आप शामिल हुए यानी बीजेपी छोड़कर, तो वहाँ पे आपको क्या ऐसा चीज़ लगी जिससे आप असहज हो गए और वापस आपने अपने घर की तरफ वापसी की, यानी कि बीजेपी में वापसी की? देखिए, सबसे पहले तो प्रश्न है कि हमने पार्टी छोड़ा ही क्यों। जी। पार्टी 2007 में मुझे टिकट मिला था जी। 2012 में टिकट हमें नहीं मिला, फिर भी हमने पार्टी नहीं छोड़ा, लगातार काम करता रहा। हम तमाम भारतीय जनता पार्टी के उन ऊंचाइयों तक काम किया। प्रदेश की युवा मोर्चा, यूथ जिसको बोलते हैं, युवा मोर्चा में प्रदेश का उपाध्यक्ष के रूप में हमने काम किया। इसके बाद में मेरा हार्ट का ऑपरेशन हो गया। 2012 का जब टिकट नहीं मिला तो 2013 में तबीयत खराब हुआ, हार्ट का ऑपरेशन हो गया। इसके बावजूद भी हमने हिम्मत नहीं छोड़ा। हमने फिर भाजपा के लिए काम करना चालू किया। कुछ दिन तो मैं बेड रेस्ट पर चला गया। इसके बाद में उमा भारती जी जब वापस भारतीय जनता पार्टी में आई तो हमने 2013 में मैं इसमें ये राष्ट्रीय प्रकोष्ठ बना, गंगा प्रकोष्ठ। उस प्रकोष्ठ में राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री का दायित्व श्रीमती अनीता सिंह जी राष्ट्रीय कन्वेनर ने मुझे दिया और मैंने उसको बखूबी से निभाया। फिर 2014 में जब सतीश उपाध्याय जी अध्यक्ष बने, पूर्वांचल मोर्चा का गठन हुआ पहली बार, तो उसमें महामंत्री का दायित्व मुझे मिला। दिनेश प्रताप सिंह जी हमारे अध्यक्ष हुआ करते थे। और इसके बाद 2017 तक हमारा कार्यकाल रहा प्रदेश महामंत्री का, दिल्ली प्रदेश का पूर्वांचल मोर्चा का उस समय गठन हो गया था। 2017 में मैं पार्टी इसलिए छोड़ा क्योंकि बार बार अन्याय, अगर कोई कार्यकर्ता काम करता है और उसके काम के बदौलत उसे बार बार प्रताड़ित किया जाए तो आखिर कब तक सहेगा। मान लीजिए हम दिन रात पार्टी के लिए काम कर रहे थे, अगर किसी कार्यकर्ता को टिकट मिला होता, हमारे बदले हमें नहीं भी मिला, कोई दुख नहीं होता। लेकिन ऐसे कार्यकर्ता को टिकट गया जो 5 रुपए का मेंबर भी भाजपा का नहीं था। तो जब पैसे की लेन देन भारतीय जनता पार्टी में चलने लगा तो उस समय हमने इस पार्टी को छोड़कर हमने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। क्योंकि 2012 में टिकट कटा, ऐसे लोगों को दिया गया जो वो भी मेंबर नहीं थे। इसके बाद 2017 में भी वही रिपीटेशन हो गया। तो इसलिए मजबूर होकर, मैं कोई घर अपना नहीं छोड़ना चाहता है, लेकिन कुछ ऐसी मजबूरी थी जिसके चलते हमने पार्टी को छोड़ा। और जहाँ तक प्रश्न है कि आम आदमी पार्टी नेशनलिस्ट पार्टी, आपने दूसरा जो प्रश्न किया, तो आम आदमी पार्टी मैंने ज्वाइन नहीं किया। 2017 में हमने चुनाव लड़ा निर्दलीय, 2018 तक हमने पार्टी ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रथम वर्ष शिक्षित भी हूँ। तो भारत माता की जय करने की आदत है, बहुत सुंदर। और भारत माता जय और वंदे मातरम और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो आइडियोलॉजी है उस सिद्धांत को फॉलो करते हुए हमने वेट किया कि नहीं, हम कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे। इसके बाद 2019 में आम आदमी पार्टी हमें ज्वाइन कराया गया और हमने भी मन बनाया कि चलो एक ईमानदार पार्टी है, इस ईमानदार पार्टी में जाते हो सकता है यहाँ पर कुछ न्याय मिल जाए। अरविंद जी की जैसा मतलब उस समय का इनका जो हो रहा था वो दूसरी मतलब तरीके का था, जो चीज़ें थी, जो समाज में वैल्यू था। तो मैंने 2019 में पार्टी ज्वाइन किया। पार्टी ज्वाइन करने के बाद आम आदमी पार्टी ने मुझे अच्छा पद भी दिया, लोकसभा इंचार्ज बनाया। आम आदमी पार्टी ने वेस्ट दिल्ली का मैं लोकसभा इंचार्ज बना, झारखंड का सह प्रभारी बना। तो 2 बड़े अहम पद आम आदमी पार्टी ने मुझे दिया और मैंने आम आदमी पार्टी के लिए काम भी किया। जो पश्चिमी लोकसभा के 10 विधानसभाओं में लगातार प्रवास पर मैं रहा। हर विधानसभाओं में संगठन निर्माण का काम हमने किया। काफ़ी हद तक जो आम आदमी पार्टी संगठन पर ध्यान नहीं देती थी क्योंकि सरकार ही बनी थी, संगठन तो बाद में उसमें बना था, लेकिन हमने संगठन को बल दिया और संगठन में जो भी काम मिलता था उसको हम पूरा करते थे। इसके अलावे जब हमसे पूछा गया कि 2 बड़े पद है कैसे संभालोगे, हमने यही कहा कि सर एक बार आप मौका दीजिए, हमारे में अगर कोई कमी होगा तो आप हमें कभी भी हटा सकते हैं। मैंने दोनों पद को निभाया। झारखंड में 24 जिले हैं,
24 जिलों का प्रवास में करता था। महीनों महीनों तक झारखंड की धरती पर पड़ा रहता था। कभी बोकारो जाता था, कभी रांची जाता था, कभी दुमका जाता था, कभी लोहरदगा जाता था। तो तमाम जो 24 जिलों में जाकर हमारा प्रवास चलता था और संगठन निर्माण काम करता था। लेकिन जब निगम का चुनाव हुआ, जो पिछला चुनाव निगम का हुआ, उस निगम चुनाव में जब जो कहा गया हमारे पार्टी शीर्ष नेतृत्व के द्वारा कि काम जो करेगा उसको पार्टी इग्नोर नहीं करेगी, उन सभी को पार्टी जो काम करेगा उसका ध्यान रखेगी जब समय आएगा तो। लेकिन जब लिस्ट पहला जारी हुआ 136 टिकटों का 272 में, उस समय तक बिल्कुल ठीक था मामला। लेकिन दूसरा जब 136 सीट का जब आम आदमी पार्टी लेकर आया तो उसमें हमारे लोकसभा का जो सीटें थी, ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिया गया जो डिजर्व नहीं करते थे। उन जो मेहनत करने वाले जो लोग थे उनका टिकट को काट दिया गया। अब उसमें क्या मजबूरी थी, क्या था, उस बारे में हम ज़्यादा नहीं जानना चाहते। लेकिन जब ये चीज़ देखा तो मुझे बहुत आहत हुआ और इसके बाद हमने फैसला किया कि जिस चलते मैं भाजपा छोड़कर आम आदमी पार्टी में आया, आम आदमी पार्टी में वही भ्रष्टाचार, वही भाई भतीजावाद, तो फिर क्या इस पार्टी में रहना उचित नहीं है। फिर मन में बहुत पीड़ा हुआ। इसके बाद एक नेशनल यूथ पार्टी, एक नई पार्टी के लोगों ने मुझसे अप्रोच किया और बोला कि नेशनल यूथ पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पूर्ण रूप से उनको टिकट देगी या उनको सम्मान देगी जो अच्छा काम करेंगे और इसमें इस प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं होगा। नई पार्टी है, आप आइए। नई पार्टी में मुझे स्थान मिला और दिल्ली प्रदेश का मुझे प्रभारी बनाया गया नेशनल यूथ पार्टी का और राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया। मैं उन पदों पर काम किया, संगठन निर्माण किया जाकर। लेकिन नई पार्टी थी। यहाँ देश की विडंबना है कि लोग पार्टी देखते हैं, व्यक्ति नहीं देखते हैं। आप कितना भी अच्छे व्यक्ति हो, अगर आप चुनाव में आते हैं तो पहले देखते हैं वोट डालने से पहले कि कुलदीप जी किस पार्टी के हैं। वह व्यक्ति नहीं देखते कि व्यक्ति सुख में काम आया, दुख में काम आया। तो मुझे लगा कि नई पार्टी है, इसमें संघर्ष तो हम कर ही रहे हैं क्योंकि संघर्ष ही जीवन है। और इस प्रकार से हमारा संघर्ष चलता रहा। इसी बीच में लोकसभा का चुनाव आया तो लोकसभा चुनाव में यहाँ पर श्रीमती कमलजीत सराव जी को टिकट मिला। उन्होंने मेरे से अप्रोच किया और कहा कि शैलेंद्र भाई, आप पहले थे पार्टी में, साथी थे, 2008 में मैं चुनाव लड़ी थी, मेरा आपने मदद किया था, आप पुनः आ जाइए। फिर मैं विचार किया क्या करना चाहिए। फिर राजेश जी जो इस दुनिया में आज नहीं है, राजेश जी का भी फोन आया कि देखो ये मनमुटाव चलते रहता है भाई, इसको छोड़कर आप पार्टी ज्वाइन कर लो, भारतीय जनता पार्टी में वापस आ जाओ। तो हमने 11 मई को भारतीय जनता पार्टी में वापस हमने अपने घर वापसी किया। बहुत बेहतरीन आपने जवाब दिया। आपके अनुसार, आपके अनुभव के अनुसार भारतीय राजनीति में एक आम कार्यकर्ता का सबसे बड़ा संघर्ष क्या है? देखिए, भारतीय राजनीति में कार्यकर्ता का पूरा जीवन संघर्ष में ही बीत जाता है। उसके संघर्ष के अलावा कुछ नहीं मिलता है। अगर वो व्यक्ति अपने दम पर कुछ करना भी चाहता है तो आज की परिदृश्य में राजनीति की बात करते किसी भी पार्टी का, तो उस पार्टियों में, हर पार्टियों में आज के डेट में पहला भाई भतीजावाद, दूसरा अगर आपका ठीक प्रकार से ऊपर में बड़े नेताओं का आशीर्वाद नहीं है तो आप संघर्ष ही करते रह जाओगे, आप कार्यकर्ता ही जीवन में रहोगे, आप नेता नहीं बन पाओगे। बिल्कुल सही कहा आपने ये बात तो, क्योंकि देखिए पैसा, आपका अप्रोच क्या है, आपके कितना काम करते हो इसको इग्नोर कर दिया जाता है, आप किसके कितना संपर्क में हैं उसके हिसाब से आपको फिर वो टिकट मिल जाता है। बिल्कुल सही बात। बिल्कुल सही बात कही आपने। समाज ने को आपने इतने लंबे समय में बहुत योगदान दिया है, ठीक है। पिछले 24 वर्षों से आप जो है बाल रामलीला कमेटी के अध्यक्ष भी हैं और उसका मंचन बहुत ज़ोर शोर से कराते भी रहे हैं। आपका ये जो परंपरा है ये आपके लिए क्यों खास है और आप इसको कंटिन्यू 24 वर्षों से चला रहे हैं? क्या अध्यात्म की तरफ आपका ज़्यादा रुझान है या भगवान के प्रति, ये भगवान से आप प्रेरणा लेते हैं अपने जीवन को और अच्छा आनंदित बनाने के लिए या दूसरों को प्रेरणा देने के लिए? सबसे पहले जय श्री राम। जय श्री राम। जब रामलीला की बारी आती है, मेरा देखा जाए तो भगवान ने जन्म ही इसलिए किया है कि धर्म की तरफ जाओ बेटा। बहुत सुंदर। 1992 में मेरा नेवी में सिलेक्शन हो गया था, लेकिन मैं नेवी का नौकरी नहीं कर पाया क्योंकि भगवान ने भेजा था कि आपको धर्म का काम करना है। जब मैं दिल्ली में आया और जब अपने मकान की बात आई, जैसा आपने पूछा मेरे से पूर्व में, जब मैं आया प्लॉट लेने तो सबसे पहले डीलर से ये कहा कि पहला प्लॉट भगवान श्री राम के नाम से छोड़ोगे तभी मैं दूसरा प्लॉट लूँगा, नहीं तो मैं प्लॉट नहीं लूँगा। बहुत बढ़िया। और भगवान ने ऐसा
न जाने क्यों, क्योंकि कोई भी प्लॉट खरीदता है, मकान खरीदता है, तो उसके दिमाग में नहीं रहता है कि भगवान का प्लॉट लो तब मैं लूँगा, या भगवान के लिए जगह छोड़ोगे तब लूँगा। ऐसा कोई, शायद ही कोई 1% कोई होगा मेरे जैसा। तो जब मैं आया तो मेरे दिमाग से ऐसे माँ सरस्वती ने बुलवाई उस समय कि प्रभु श्री राम का जब मंदिर का जगह 50 गज दोगे तब मैं दूसरा प्लॉट लूँगा, नहीं तो आपका प्लॉट नहीं लूँगा। मैंने डिनाई कर दिया, लेकिन विधि का विधान था, भगवान प्रभु श्री राम का इच्छा था। पहला प्लॉट उस डीलर ने, सुखबीर टोकस ने, प्रभु श्री राम के मंदिर का जगह छोड़ा और दूसरा हमने प्लॉट लिया। तो मेरा श्री राम के प्रति आस्था शुरू से था और उसी का प्रेरणा था कि मैं अपने मकान से पहले प्रभु श्री राम के लिए हमने प्लॉट मांग किया और वो दान में मुझे मिला। इसके बाद बारी आती है 2002 से रामलीला का। रामलीला भगवान श्री राम की लीलाओं के बारे में हमने सोचा कि इस कुतुब विहार में, जहाँ पर अव्यवस्था ही व्यवस्था है, ना लाइट, ना रोड, ना पानी, ना सड़क, ना बिजली, कुछ भी नहीं था, और इसके बावजूद भी कुछ लोग हमारे पास आए कॉलोनी के कि रामलीला कराना चाहते हैं। तो हमने कहा ठीक है करो, लेकिन यहाँ कैसे रामलीला होगा। फिर उन्होंने कहा कि आप मेरा साथ दीजिए तो हम कर लेंगे। फिर हमने उनको साथ दिया और साथ देने के बाद में रामलीला का पहला रामलीला कॉलोनी के बच्चों को द्वारा सन 2002 में किया। और भगवान का ऐसा आशीर्वाद रहा कि 2002 से अब तक, यानी 24 साल का रामलीला अभी कुछ दिन पहले ही हमने कंप्लीट किया है। 24 साल लगातार संघर्ष करते हुए मुख्य संरक्षक के रूप में हमने काम किया। नफ़ा नुकसान जो भी हुआ हम उसको सहने की भी भगवान ने मुझे शक्ति दिया और आज तक हम इस रामलीला को करा रहे हैं। ये प्रभु की इच्छा जब तक रहेगी तब तक ये जीवन चलता रहेगा। बहुत सुंदर। और इसी प्रकार से छठ पूजा जो अभी आने वाला है, 27 तारीख को छठ पूजा है। छठ पूजा भी 2002 में चालू किया था। अब 2002 से अब तक 24वें साल का छठ पूजा, 27 अक्टूबर को जो पूजा होने जा रहा है अभी 2025 में, ये 24वें साल का मेरा पूजा होगा। तो धर्म के प्रति रामलीला, छठ पूजा, और छठ पूजा ने ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया कि अपने 22 बीघा का जो तालाब है कुतुब विहार छठ घाट, जिसको झोड़ बोलते हैं, पूरा पक्का सीमेंटेड घाट छठी मैया कृपा से हमने खुद बनवाया, लोगों का सहयोग लेकर। सरकार का उसमें कुछ ऐसा योगदान नहीं है। तो ये सब प्रभु की कृपा है जो हमसे करवा रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन कार्य किए हैं आपने शैलेंद्र जी। बाल रामलीला समिति के मुख्य संरक्षक के तौर पर ऐसा कौन सा पल है जो आपको हमेशा याद रहेगा? देखिए, पल तो भगवान श्री राम के नाम पर एक एक पल मुझे याद रहता है। और इसमें विशेषकर जब बच्चे रामलीला करने आते थे ना, तो बहुत अच्छा लगता था कि अभी से हम छोटे छोटे बच्चों को जो संस्कार दे रहे हैं, जो अपने धर्म के प्रति सचेत हो रहे हैं, और वे बालक जो छोटे छोटे 5 साल से लेकर 15 साल के बच्चे जब मंचन करते थे तो ऐसा लगता था कि प्रभु श्री राम के रूप में, विभिन्न पात्रों के रूप में जो काम कर रहे थे, तो उनके प्रति उनकी फीलिंग भी होती थी, उनके प्रभु श्री राम के आदर्श भी पहुंचता था और समाज की को एक बदलाव की दिशा में लाने का प्रयास भी चल रहा था कि बच्चे, आज के बच्चे कल के पिता हैं। कहा गया द चाइल्ड इज द फादर ऑफ नेशन। तो आज के बच्चे ही तो कल को आगे बड़े होंगे तो प्रभु श्री राम के आदर्शों को पढ़ाएंगे। तो इसलिए हमें वो पल बहुत अच्छा लगा बच्चों का। सामाजिक सेवा और सांस्कृतिक कार्यों में आपको किससे अधिक संतोष मिलता है, राजनीतिक या सांस्कृतिक सेवा में? बहुत प्रश्न कठिन है जी। इसलिए कि राजनीति में संतोष नाम का कोई वर्ड नहीं है जी। हर इंसान चाहता है कि कुछ ना कुछ और आगे बढ़े। जी, जी। लेकिन धार्मिक क्षेत्रों में संतोष वर्ड है, इसलिए कि धर्म के प्रति जो भी आप करते हैं उसमें आपका संतोष होता है। आप उसको अच्छे तरीका से सोचते हैं कि हे प्रभु, इस वर्ष जो आपने का कर्म कराया वो अच्छा रहा है और आने वाले भविष्य में भी ऐसा होता रहे। लेकिन राजनीति जो ऐसा शब्द है ना कि जिसमें संतोष नाम का किसी को चीज़ें नहीं है। सोचता है कि अगर निगम पार्षद टिकट मिला तो विधायक बन जाए, विधायक मिला तो एमपी बन जाए, एमपी बना तो मिनिस्टर बन जाए, मिनिस्टर बना तो प्रधानमंत्री बन जाए। तो उसकी इच्छाएं अनंत होती है, तो उसमें संतोष नहीं रहता है। उसमें यह रहता, आशा रहता है कि अगला हमारा क्या मिल रहा है। संघर्ष के दिनों में जब कभी भी आपका हारने का मन हुआ या लड़खड़ाने का मन हुआ, तो आपको फिर से उठ खड़ा होने की जो प्रेरणा है, आत्मविश्वास है, वो किसने दिया और कहाँ से आया? देखिए, कई बार ऐसे दौर आया कि राजनीति छोड़ देते हैं,
क्योंकि इतना संघर्ष, पूरे जीवन संघर्ष में उन्होंने लगा दिया। चाहे वो रामलीला मैदान में बस ले जाने का हो, 10 बस चाहिए, 15 बस चाहिए, पार्टी की सदस्यता अभियान का हो, तमाम चीज़ों का हो, हम काम करते रहे। और जब रिजल्ट नहीं मिलता था तो मन नहीं करता था कि यार ये जितना हम मेहनत कर रहे हैं उतना अगर हम किसी बिजनेस में करते तो हमारा बिजनेस ग्रोथ करता, सैकड़ों हजारों लोगों को हम नौकरी देते। और ऐसे भी हमारे प्रमाण है कि हमारे पढ़ाई स्टूडेंट ऐसे ऐसे हैं जहाँ पर कम से कम 2-2 हज़ार एम्प्लाई को अपने नीचे रखे हो। हमारे स्टूडेंट की बात मैं कर रहा हूँ, जिसको मैंने पढ़ाया था 1998 में, 99 में। तो वो लोग बार बार कहते थे कि सर आप इतना मेहनत करते हो, आप क्यों नहीं इसको छोड़ देते हो। तो कभी मन में आता था कि यार छोड़ देते हैं, फिर सोचता था कि अगर हम छोड़ देंगे तो इससे अपने भविष्य तो अपना तो बन जाएगा, लेकिन देश और समाज का भविष्य कैसे बनेगा। तो ये सोचकर मैं हमेशा अपने जो आपने प्रश्न किया कि किस तरह से प्रेरणा मिला, तो प्रेरणा ये मिला कि भविष्य हम अपना तो बना सकते हैं, लेकिन समाज का और देश का निर्माण में हमारा का योगदान होगा, इस सोचकर हमने अपने इसको आगे बढ़ाता रहा। बहुत सुंदर। अपने जीवन को दिशा देने के लिए आपने कौन सा मंत्र या सिद्धांत को ग्रहण कर रखा है या अपना रखा है? देखिए, इसमें हमारा एक ही बहुत आदर्श वर्ड है और जिनसे प्रेरणा मुझे मिला, वो स्वामी विवेकानंद जी हैं। उन्होंने लिखा था कि उठो जागो तब तक विश्राम मत करो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो मैं उस शब्द पर जब भी मायूस होता हूँ तो उस लाइन को पढ़ता हूँ। मैं जहाँ मेरा ऑफिस है, हमारे जहाँ पर मैं बैठता हूँ, वहाँ पर ये मंत्र है विवेकानंद जी के नीचे लिखा हुआ कि उठो जागो तब तक विश्राम मत करो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। तो इसी सिद्धांत पर मैं काम करता हूँ। कभी ना कभी तो वो दिन आएगा जिसमें लक्ष्य की प्राप्ति होगा, इसी से प्रेरणा लेते हैं। बहुत सुंदर जवाब दिया आपने। आने वाले 10 वर्षों में आप अपने आप को और अपने राजनीतिक जीवन को और अपने आर्थिक जीवन को कहाँ देखते हो आप? देखिए, भविष्य की भविष्यवाणी तो हम खुद नहीं कर सकते, लेकिन इतना जरूर है कि धार्मिक क्षेत्र में जो हम काम कर्म कर रहे हैं प्रभु हमसे कराते रहे, और जो हम धार्मिक किताबें पढ़ रहे हैं, एक मेरा इच्छा है कि धर्म संसद चलाएंगे। और धर्म संसद में क्या होगा कि कुतुब विहार छठ घाट पर पंडाल बड़ा लगेगा। मेरा मन में जो इच्छा, जो आपने पूछा, आने वाले 10 वर्षों में जो आपने बात रखा, धर्म संसद में धर्म गुरुओं को बुलाएंगे और एक एक विषय पर चर्चा करेंगे। जैसे 4 वेद है तो मान लो एक एक वेद पर चर्चा हुआ, फिर 18 पुराण का हुआ, फिर रामायण का हुआ। तो इस तरह से मेरा इच्छा है कि उन ज्ञानियों को बुलाए। हमने तो पढ़ लिया, पढ़ने के बाद बहुत सारे ऐसे चीज़ देखने को मिला कि इसका मतलब नहीं समझ में आया कि ये क्यों लिखा हुआ है, या लिखा है तो इसका क्या मकसद है। तो ये चीज़ें जो हमसे ज्ञाता लोग हैं उस पर प्रकाश डालेंगे तो लोगों को भी समझ में आएगा, अपने जो हमने अध्ययन किया उसमें भी हमें ज्ञानवर्धन होगा। तो एक तो पहला प्लान है। दूसरा है कि राजनीति जीवन में जो आपने प्रश्न किया, हर आदमी का इच्छा होता है कि आगे बढ़े। मैं भी चाहूँगा कि मुझे भी आगे पदोन्नति हो और मैं अपने दम पर, अपने मेहनत पर और लोगों की सहायता से, अपने दोस्तों की सहायता से, अपने क्षेत्र की जनता की सहायता से, मैं भी चाहूँगा कि ऐसे कुछ सम्मानित जो पद है जहाँ पर जाकर मैं क्षेत्र की जनता की सेवा कर सकूँ और अपनी आवाज़ को उस विधानसभा, उस लोकसभा तक पहुंचा सकूं कि क्षेत्र की क्या समस्या है, बेसिक नीड क्या है, और उस पर समाधान करा सकूं। इसके लिए मेरी हार्दिक इच्छा है कि अगर प्रभु इस कामना को पूरा करे तो आने वाले 10 वर्षों में इसका संघर्ष मेरा रहेगा। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। भारत में गरीबी ने अपने जड़ जो है बहुत मजबूती के साथ जमा रखी है। क्या आपको लगता है कि कभी भारत से गरीबी भगाई जा सकती है? अगर हाँ तो कैसे? देखिए, बहुत बड़ा प्रश्न ये चीज़ आपने पूछा। गरीबी, लोग कहते हैं कि भारत का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, अब गरीबी है नहीं, लेकिन गरीबी है, ऐसी बात नहीं है। गरीबी हटाने का तो एक ही मूल मंत्र मेरे हिसाब से है, और ये जीवन में अपनाना भी चाहिए, क्योंकि मैं भी एक मध्यम वर्ग परिवार से, मेरे पिताजी किसान थे, मैं एक छोटा किसान परिवार से मैं आता हूँ, लेकिन शिक्षा के दम पर ही गरीबी को हमने मिटाया। बहुत सुंदर। तो इसलिए अगर गरीबी को मिटाना है तो शिक्षा, लोगों को शिक्षित कीजिए, और शिक्षा ही ऐसा चीज़ है जो गरीबी को मिटा सकता है। इस हिंदुस्तान से अगर गरीबी को मिटाना है तो ये मत कहे कि मैं इतना रोजगार दूंगा, इतनी नौकरी दूंगा, इतनी गवर्नमेंट जॉब मिलेंगे, इतने प्राइवेट मिलेंगे, ये सब बेकार की बातें हैं। अगर आप शिक्षित करते हैं, समाज शिक्षित होगा, बच्चे पढ़ेंगे, तो बच्चे जब पढ़ेंगे तो अपने आप स्वतः उसकी पढ़ाई से उसका आगे का
रास्ता खुल जाता है कि उसे व्यापार करना है या गवर्नमेंट जॉब करना है या प्राइवेट जॉब करना है। तो गरीबी मिटाने का एक ही मूल मंत्र है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित किया जाए और वैसा शिक्षा का निर्माण किया जाए जिससे आगे चलकर किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो, सामना न करना पड़े। मैं बस आखिरी 2 प्रश्न और लूँगा आपसे। क्या आपको लगता है कि भ्रष्टाचार जो है कम हुआ है या ख़त्म हो गया है या ख़त्म होने वाला है? भ्रष्टाचार तो इस हिंदुस्तान से शायद ही खत्म हो पाएगा, जैसा मेरा मानना है। हर आदमी चाहता है कि जो मुझे मिल रहा है वो तो मिले ही, इसके अलावा भी कुछ मिले। तो जब तक से लोगों की सोच नहीं खत्म होगा तब तक भ्रष्टाचार इस देश से नहीं जा सकता है। अगर सैलरी मेरी 50,000 मिलती है एग्जाम्पल, तो 50,000 पर अगर हम अपने घर को चलाएं और अपने मन को रखें कि नहीं मुझे सैलरी मिल रही है, तो दूसरा व्यक्ति अगर कोई काम कराता है तो रिश्वत लेने का मेरे दिमाग से जब उपज खत्म हो जाएगा कि हमें उसके पैसे से क्या करना है, हमें तो नौकरी पे पैसा मिल रहा है। तो जब तक समाज में यानी इंसान को जब तक इसकी प्रेरणा नहीं मिलेगा कि हमें जो मिल रहा है उसी में संतुष्टि है, तब तक ये भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता है। जब आप सड़कों पे चलते हैं, गड्ढों में या तो आपका स्कूटर या साइकिल या आपकी गाड़ी उछलती है, तो किसको आपको कोसने का मन करता है? देखो, किसी भी क्षेत्र में, इस प्रजातंत्र में, राजतंत्र तो है नहीं कि राजा को हम बोलेंगे, तो प्रजातंत्र में किसी भी स्टेट में, देश के किसी कोने में जाते हैं जी, और गड्ढा और साइकिल की जो बात करें तो साइकिल पर लोग कभी चलते हैं, ज़्यादा मोटरसाइकिल और कार पे यूज़ कर रहे हैं। तो उस समय यही रहता है कि इस यहाँ की जो सरकारें क्या कर रही है, सरकार का ही आदमी कोसेगा, क्योंकि आप अपना मकान तो अपने पैसे से बना सकते हैं लेकिन रोड तो आप अपने पैसे से नहीं बनाएंगे। वो तो जो चीज़ें हैं जो सरकार के दायरे में, तो जिसकी सरकार होती है उसकी जवाबदेही होती है, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार क्यों ना हो, उसी को आदमी कोसेगा और वही चीज़ कहेगा कि ये सरकार बदल देनी चाहिए। जब बिहार में लालू का राज था तो एक गाना निकला था भोजपुरी में, इस आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जब साइकिल के ब्रेक टूट जाई तब बुझिया की बिहार आ गई। मतलब साइकिल का ब्रेक टूट जाए, इतना गड्ढा होता था कि बार बार उसको ब्रेक लेना पड़ता था, तो ब्रेक टूट जाए तो आप ये समझ लेना कि बिहार के रोड पर आप चल रहे हो। बहुत सुंदर। अंत में बिल्कुल आखिरी और अंतिम सवाल है ये आपसे। बहुत सारी आपने सरकारें देखी, बहुत सारी सरकारों में आप रहे यानी कि पार्टियों में रहे, सबसे न्याय संगत, सबसे प्रिय आपका जो सबको सबसे आपको ऐसा लगता था कि हाँ भाई ये एक ऐसा नेता है जो कि भारत की कायाकल्प करने का मादा रखता है, वो आपके प्रिय नेता आज भी हैं या नहीं हैं, और हैं तो कौन है? अब भाजपा में हूँ तो मुझे रोजी रोटी चलाने दो, ना तो पार्टी में शासित कर देगी अगर मैं कुछ ऐसा निकल गया तो। नहीं, मैं यही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी या इस देश के लिए अगर हम बात करें, गौरव के रूप में जिनको देखा जाता था जाता था, मैं वर्ड ले रहा हूँ, वो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिनके कार्यकाल को जो विपक्षी थे वो भी कहते थे कि अटल जी जैसा कोई नेता आज तक नहीं हुआ ना होगा। लेकिन वर्तमान में हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की छवि अच्छी है, इसीलिए पूरी दुनिया में इनका भी डंका बजा हुआ है। लेकिन अटल जी की बात ही कुछ और थी और अटल जी से हम प्रेरणा लेते हैं हमेशा। उठो जागो, उन्होंने जो एक दिया था, ये कहा था, लिखता हूँ काल के कपाल पर, जो लिखता हूँ मिटाता हूँ, नया गीत गाता हूँ, तो वो कविता काफी प्रेरणादायक है। बहुत सुंदर। ठीक है, तो राण नहीं थानूंगा, हार नहीं मानूंगा, बहुत बढ़िया, जो है ना, उस कविता से बहुत बड़ा, हार नहीं मानूंगा, राण नहीं थानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूँ मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तो अटल जी को उस कविता से भी प्रेरणा मिलता है। बहुत सुंदर। कभी भी जलन की भावना से किसी को प्रताड़ित उन्होंने नहीं किया, और अटल जी देश के सर्वमान्य नेता थे, बहुत सुंदर, जो हर पार्टियां उन्हें मानती थी। इसके बाद तो लोग आरोप प्रत्यारोप, जिसकी सरकार होती है विपक्ष और पक्ष दो होता ही है, लेकिन अटल जी के समय में उन्होंने अपना एक अलग ही कीर्तिमान स्थापित किया था कि सर्वमान्य नेता के रूप में माने जाते थे। देश की जनता अभी आपको एक हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से देखेगी, सुनेगी, समझेगी, आपके राजनीतिक जो अनुभव हैं उनको भी जानेगी, और आपने जो इतना लंबा संघर्ष किया है अपने जीवन काल में उससे प्रेरणा भी लेगी। नव युवक जो आजकल 18 साल, 19 साल, 20 साल, 22 साल के हैं, वो अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं, उनके लिए बस एक जाते जाते एक खास विशेष आपका कोई विचार हो तो वो उनको ज़रा बताइए। बस नवयुवकों से मुझे यही कहना है कि भारत की संस्कृति जो अब तक चल रही है उसे उनसे प्रेरणा लेना चाहिए,
माँ बाप का आदर करना चाहिए, समाज में जो बड़े हैं उनको आदर करना चाहिए। आप अपना करियर को बनाइए, बहुत अच्छी बात है, आप टेक्नोलॉजी की दुनिया में आगे जाइए, आप डॉक्टर अच्छा बनिए, आप प्रशासनिक सेवा में अच्छा काम करिए, लेकिन साथ साथ जो संस्कार की बात होती है ये किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता है। ये आपको संस्कार समाज से मिलता है, क्योंकि समाज का जो वर्चस्व है उसे भी स्थापित रखिए। माँ बाप के साथ साथ आपकी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जैसे आप जिस स्टेट के रहने वाले हैं अपनी भाषा को कभी मत भूलिए, अपने ज्ञान को आगे बढ़ाइए। और जितने भी ये जो हमारे नौजवान बच्चे हैं ये मोबाइल से, केवल मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, इंटरनेट पर बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन अच्छाई को चुनिए, बुराई की तरफ मत जाइए। ऐसा इंटरनेट से प्रेरणा मत लीजिए कि इंटरनेट देखकर गूगल सर्च करके लोग तरह तरह के, आज बहुत सारे क्राइम बढ़ा हुआ है, उस क्राइम को गूगल से ना देखें, उसको आप अच्छाई वहाँ से ले लीजिए, क्योंकि हर चीज़ का दो पहलू होता है। तो मैं नौजवानों से यही कहूँगा कि देश के लिए समर्पित रहिए, परिवार के लिए समर्पित रहिए, और साथ साथ बड़ों का आदर करते हुए माँ बाप को कभी अपने से दूर मत करना। बस ये मेरा अनुरोध है सभी से। अगर आज आप ऐसा करेंगे तो आने वाले बच्चे भी आपसे प्रेरणा लेकर वही काम करेंगे जो आप आज कर रहे हैं। आपने हमारे दर्शकों को, हमें भी अपने संपूर्ण ज्ञान से जो आपने रोशनी हमारे दिमाग में भरी, और जिससे हमें एक ऐसी प्रेरणा मिलती है कि भाई अब हम अपने भविष्य को संवार सकते हैं, नौजवान भी, हम भी, और जो लोग आपको सुनेंगे वो भी। हम तहे दिल से आपका धन्यवाद देना चाहते हैं। अपने बहुत कीमती समय में से आपने समय निकाला और हमारे पॉडकास्ट चैनल नई सोच नई दुनिया में आप आए। तो दर्शकों, ऐसे ही फ्यूचर में भी बहुत ही मेहनती, संघर्षशील जो इंसान है और गरीबी की दलदल से निकल कर अपने, जिन्होंने एक मुकाम बनाया और आज भी इतने संघर्षों के बावजूद भी आपके सामने खड़े हैं, आपकी बातों का जवाब दे रहे हैं, अपने संघर्षों को आपके सामने बता रहे हैं, बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे ही कद्दावर इंसानों से आपको रोज़ हम कोशिश करेंगे, मिलवाते रहेंगे, उनसे प्रेरणा आप लीजिए, अपने जीवन को संवारिए। इसी शुभकामनाओं के साथ हमारे चैनल को शेयर भी कीजिए, इस वीडियो को भी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, भारत माता की जय। जय जय श्री राम।